15 जून को ब्रसेल्स में नेटो की बैठक हुई। इस बैठक में रूस के खिलाफ एक सीक्रेट प्लान तैयार किया गया, जिसके बाद क्रेमलिन की तरफ से आखिरी अल्टीमेटम जारी हो चुका है। रूस ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन ही नहीं, यूरोप भी रूस के टारगेट पर है। यूरोप में रहने वाले रूसी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पुतिन के करीबी रूस के एक सांसद ने कहा है कि यूरोप में रहने वाले रूसी नागरिक उन शहरों को छोड़ दें जो न्यूक्लियर टारगेट बन सकते हैं। यानी रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुई यह जंग कभी भी पूरे यूरोप में फैल सकती है और यूरोप में जंग का दायरा सिर्फ टैंक और फाइटर जेट तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब एटमी जंग का आरंभ होने वाला है। Our message remains clear. We'll stand by Ukraine for as long as it takes. Over 40,000 troops under direct NATO command, with many more on high alert. पुतिन का धैर्य खत्म हो चुका, नैतिक अनैतिक की सीमा खत्म हो चुकी। संदेश दे दिया गया, युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन की रूस ने 15 दिन में दुर्गति कर दी। नेटो से मिले हथियारों पर बारूदी वर्षा करके खाक कर दिया। लेकिन रूस के विनाश की हट ठाने बैठे पश्चिमी देशों ने नए सिरे से यूक्रेन को मजबूत करने का संकल्प उठा लिया है। यूरोप में 15 जून को सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में। ब्रसेल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की 2 दिन की बैठक शुरू हुई। बैठक का एजेंडा यूक्रेन को मजबूत करना है। नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन को नए हथियार देने का संकल्प लिया। पहले दिन की मीटिंग के बाद ही ऐलान कर दिया गया कि रूस के विरुद्ध युद्ध में नेटो देश एकजुट हैं। Ukraine's fight is a marathon and not a sprint. So we will continue to provide Ukraine with the urgent capabilities that it needs to meet this moment, as well as what it needs to keep itself secure for the long term from Russian aggression. अमेरिका के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। नेटो के हथियार ही यूक्रेन की शक्ति है और इन्हीं की वजह से रूस की विजय में बाधा खड़ी है। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है। ब्राजील से सबसे बड़ी खबर नेटो के हथियार आपूर्ति खेमे का विस्तार है। नेटो सदस्य देश पहले से ज्यादा हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं। नेटो देशों में यूक्रेन के पायलट्स और सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अमेरिकी खेमे के गैर नेटो सदस्य देश भी अब यूक्रेन को हथियार देंगे। गैर नेटो सदस्य देशों से हथियार सप्लाई का फॉर्मूला तय हो चुका है। यूरोप में नेटो ने बड़ी सैन्य तैनाती पूरी कर ली है। जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कह रहे हैं वो रूस के खिलाफ नेटो की यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। नेटो खुद युद्ध के लिए तैयार है और यूक्रेन को पहले से ज्यादा मदद भी भेजी जा रही है। तो यूक्रेन को कौन से देश हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन को कौन से देशों से हथियार मिलने वाले हैं, आप ये समझिए। अमेरिका यूक्रेन को मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देगा। यूनाइटेड किंगडम भी मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। डेनमार्क ने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें देने का ऐलान किया है। डेनमार्क इसके साथ साथ 9000 आर्टिलरी शेल भी यूक्रेन को देगा। लेपर्ड 2 टैंक के लिए भी लेपर्ड 2 टैंक के लिए भी डेनमार्क ने फंड का ऐलान किया और नीदरलैंड्स ने भी मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। नॉर्वे यूक्रेन को 7000 टैंक और तोप के आर्टिलरी शेल देने वाला है। नॉर्वे भी लेपर्ड 2 टैंक के लिए फंड जारी कर सकता है। पहली बार यूक्रेन युद्ध में इजराइल से मरकावा MK2 MK3 टैंक पहुंचने वाले हैं। इजराइल यूरोप के किसी भी देश को टैंक बेचेगा जिन्हें बाद में यूक्रेन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जापान के हथियार भी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। जापान 155 mm 155 मिलीमीटर के शेल्स अमेरिका को देगा। अमेरिका पहुंचने के बाद ये गोले यूक्रेन पहुंचा दिए जाएंगे। आर्टिलरी और एयर डिफेंस के साथ साथ यूक्रेन को आने वाले दिनों में 4थी जनरेशन की एयर पावर यानी F-16 फाइटर जेट देने की तैयारी भी है। यूक्रेन की फाइटर पायलट F-16 पर ट्रेनिंग पूरी करने के करीब है।
पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी होते ही यूक्रेन के आसमान पर F-16 गरजने शुरू हो सकती हैं। बाइडेन का बढ़ता कुनबा, यूक्रेन की बढ़ती ताकत रूस के लिए सीधा खतरा है और इसीलिए परमाणु युद्ध छिड़ने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा संकेत यह है कि रूस के सांसद सर्गेई कारागानोव ने क्रेमलिन की वेबसाइट पर लिखा है कि कठिन लेकिन जरूरी फैसला है। न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल मानवता को विश्व विनाश से बचा सकता है। 15 जून को जब ब्रसेल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही थी, तभी कारागानोव ने लिखा कि वेपन ऑफ गॉड यानी विश्व रक्षा का हथियार चलाने का समय आ गया है। यूक्रेन के मित्र देशों पर हमला करना जरूरी है, तभी यूक्रेन को मिलने वाली मदद रोकी जा सकती है। रूसी नागरिक यूरोप के उन शहरों को छोड़ दें जो रूस के न्यूक्लियर टारगेट हैं। नेटो को रोकने के लिए रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने भी संकेत दिए हैं कि अब आत्मरक्षा ही अंतिम विकल्प है। रूस ने बड़े स्तर पर अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया है। क्रेमलिन से न्यूक्लियर धमकी के साथ ही अमेरिका के सबसे अहम सैन्य ठिकानों पर साइबर अटैक किया गया है। अमेरिका के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर साइबर अटैक हुए हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर का डेटा हैक करने की कोशिश की गई है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक 2 ठिकानों से डेटा चोरी हो चुका है। ये अमेरिका के सामरिक और ऊर्जा से जुड़े परमाणु ठिकाने हैं, जिनका डेटा अब हैकर्स के पास है। आशंका है कि अमेरिका के न्यूक्लियर सिस्टम को ध्वस्त करने के बाद रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक विनाश शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो 15 जून को क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि नैतिकता या अनैतिकता की सीमा अब खत्म हो चुकी है और 16 जून को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विश्व विनाश के संकेत जारी कर दिए। सेंट पीटर्सबर्ग में हुई इकोनॉमिक फोरम के मंच से पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि परमाणु हमला मुमकिन है। पश्चिमी देश जिसे कल्पना समझ रहे हैं वो कभी भी हकीकत बन सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के 7 मोर्चों पर एटमी हथियार तैनात कर दिए हैं। बेलारूस को पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मिल चुका है और इसके बाद नेटो की चिंता बढ़ गई है। पुतिन ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों से औचक हमले का प्लान तैयार किया है। देखिए पुतिन की चेतावनी का मतलब क्या है और कहां-कहां विध्वंसक मोर्चे बन चुके हैं। कैमरे पर पहली बार राष्ट्रपति पुतिन ने किया स्वीकार। पुतिन ने कहा स्पष्ट, एटमी हमले से दुश्मन कभी भी हो सकता है नष्ट। अब तक पुतिन ने रूस के एडवांस्ड एटमी हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया। रूस के राष्ट्रपति ने रहस्य भरे शब्दों के साथ अपनी बात दुनिया के मंच पर रखी। अभी तक पुतिन ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश के पास रूस के हथियारों को रोकने की क्षमता नहीं, लेकिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति ने वो कहा है जिससे यूरोप और अमेरिका तक भय फैल गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच पर पहुंचे। अर्थव्यवस्था पर केंद्रित इस कार्यक्रम में उन्होंने भाषण का रिकॉर्ड बना दिया। पुतिन ने 1 घंटे 19 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन पुतिन ने 3 मिनट से ज्यादा रूस के एटमी हथियारों पर बात की। युद्ध के हालात पर पुतिन करीब 5 मिनट बोले। नेटो अमेरिका पर भी करीब 6 मिनट की चर्चा की। पुतिन का भाषण इकोनॉमिक फोरम पर युद्ध के इर्द गिर्द रहा। इस मंच से पुतिन ने कहा कि रूस अपने एटमी सिद्धांतों को तौल रहा है और हालात ऐसे हो चले हैं कि अगर एटमी हमला कर दिया जाए तो सैद्धांतिक तौर पर यह गलत नहीं होगा। निश्चित ही सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है। रूस की अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता पर अगर खतरा हुआ तो जरूर। इस बयान के बाद यह तय माना जा रहा है कि रूस ने एटमी हमले की तैयारी कर ली है।
अपने एडवांस्ड न्यूक्लियर हथियार लॉन्च पैड पर तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही मित्र देश बेलारूस की जमीन पर भी रूस के एटमी हथियार तैनात हो चुके हैं। पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंच चुका है। ये सिर्फ पहल है। गर्मियां खत्म होते होते तैनाती का काम पूरा हो जाएगा। इस बयान में स्पष्ट संकेत है कि रूस के एटमी हथियार बहुत तेजी से इन ठिकानों पर पहुंच रहे हैं जहां से लॉन्च किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप और अमेरिका पर एटमी हमले के कई मोर्चे तैयार कर लिए हैं। बेलारूस में पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पहुंच चुका है और यहां से यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। बैरेंट्स सी में रूस के वॉरशिप एटमी मिसाइलों के साथ तैनात हैं। यहां से रूस का टारगेट फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे हो सकते हैं। बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन एटमी SLBM के साथ तैयार है और यहां से रूस लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया पर हमला कर सकता है। अटलांटिक महासागर में रूसी पनडुब्बियां पोसाइडन के साथ गश्त लगा रही हैं। यहां से अमेरिका की पूरी कोस्टलाइन पर हमला करके रूस न्यूक्लियर सुनामी ला सकता है। आर्कटिक के नजदीक कोला न्यूक्लियर बेस पर TU बॉम्बर एटम बॉम्ब के साथ तैनात हैं। यहां आर्कटिक सर्किल के नेटो सैन्य ठिकाने रूस का टारगेट बन सकते हैं। उधर रूस के ओलेनिया एयर बेस पर भी TU एटमी बॉम्बर एटमी मिसाइलों के साथ हमले के लिए तैयार हैं। इटली, ब्रिटेन जैसे देशों पर न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च की जा सकती है। रूस ने एक साथ जल, थल और नभ से चौतरफा हमलों की तैयारी पूरी कर ली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से SPIEF के मंच पर एटमी रणनीति पर एक सवाल पूछा गया। माहिर राजनेता के अंदाज में व्लादिमीर पुतिन ने यह बता दिया कि वो अपनी रणनीति बताकर दुनिया को डराना नहीं चाहते। रूस का प्लान है एक साथ अमेरिका और उसके मित्र देशों पर इतने हमले करना कि डिफेंस की पूरी स्ट्रैटेजी ही चरमरा जाए। औचक हमलों से दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। दुश्मन के डिफेंस और अटैक दोनों सिस्टम को ध्वस्त करने का ऐलान भी रूस ने कर दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस यूरोप की पूरी व्यवस्था को एक झटके में ध्वस्त कर देगा। यूरोप के देश नॉर्थ स्ट्रीम 2 विस्फोट में शामिल थे। अब रूस को समुद्र तल पर बिछे केबल तबाह करने का अधिकार है। समुद्र तल पर बिछे केबल कटे तो यूरोप की इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी, यानी यूरोप के पास हमले से बचाव के साधन कम हो जाएंगे। पुतिन का बयान ही विश्व विनाश का संकेत नहीं दे रहा है, बल्कि बीते 3 दिनों से कई संकेत क्रेमलिन से जारी हो चुके हैं। पहली बार पुतिन ने कैमरे पर स्वीकार किया है कि एटमी हमला संभव है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए आपातकालीन हालात में करना ही सिद्धांत है। इससे पहले रूस के सांसद सरगई कारागनोव ने कहा कि रूसी नागरिक यूरोप के शहर खाली कर दें। मेदवेदेव ने कहा कि नेटो सीधे युद्ध के लिए उकसा रहा है। उससे पहले रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि अमेरिका मानवता को एटमी विनाश के कगार पर ढकेल रहा है। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने नेटो के साथ सीधे युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। दुनिया भर के समंदरों में रूस की नेवल फ्लीट हमले के लिए तैयार है। क्रेमलिन और पुतिन से मिले एटमी विनाश के संकेतों के बाद अमेरिका और नेटो देशों में एटमी हमले का भय फैल गया है। नेटो प्रमुख जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती के बाद नेटो देश पहले से ज्यादा सतर्क है। नेटो चीफ के साथ साथ यूके में यूक्रेन के राजदूत ने यह बता दिया और जता दिया कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती पश्चिम पर सीधा खतरा है। बेल्जियम में नेटो की महा बैठक के बाद रूस ने जो महाविनाशक संकेत दिए हैं, उसका स्पष्ट संदेश यही है कि यूक्रेन को मदद नहीं रोकी गई तो रूस की मिसाइलों को रोकने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। काखोवका जलाशय के टूटने के बाद जिस महासंकट का डर उसके संकेत मिलने लगे। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के आसपास पानी का रंग बदल रहा है। कुछ जगहों पर पानी हरे रंग का हो गया है तो वहीं कुछ पर पानी का रंग काला हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अंदेशा है कि ऐसा रेडियो एक्टिव ईंधन के लीक होने की वजह से हो सकता है। हर बीतते दिन के साथ न्यूक्लियर विनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूएन की टीम भी मौके पर मौजूद है, जांच चल रही है। रेडिएशन रोकने के उपायों की तलाश की जा रही है। यूक्रेन के सबसे संवेदनशील युद्ध क्षेत्र की ये सबसे ताजा तस्वीर है।
अब बारूदी धमाकों का शोर नहीं, रॉकेट और मिसाइल की आग नहीं, बल्कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के लिए यह पानी ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पानी का रंग बदल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि रेडिएशन की शुरुआत हो चुकी है। रेडियो एक्टिव मटेरियल पानी के साथ घुल रहा है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के आसपास कुछ इलाकों में पानी का रंग हरा हो गया है। पानी का रंग हरा क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है। दूसरी ओर कई जगहों पर पानी का रंग काला होता जा रहा है। आशंका है कि पानी के रंग में बदलाव रेडियो एक्टिव मटेरियल की लीकेज से हो रहा है। डर है कि ज़ैपोरिज़िया कहीं यूरोप के लिए तबाही की वजह न बन जाए। IAEA की टीम ज़ैपोरिज़िया प्लांट के करीब है। नुकसान और खतरों का आकलन चल रहा है। UN एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख भी यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया प्लांट से होने वाली तबाही का अंदाजा लगा रहे हैं। UN न्यूक्लियर चीफ राफेल ग्रॉसी के मुताबिक हालात खतरनाक हैं, लेकिन अभी हालात बेकाबू नहीं हुए हैं। हालात बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह काकोक्वा रिजर्वॉयर में धमाका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पानी बहने की वजह से काकोक्वा रिजर्वॉयर का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। काकोक्वा रिजर्वॉयर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर को ठंडा रखने का एक लौता साधन है। वाटर लेवल 11 मीटर से नीचे जाते ही कूलेंट बंद हो जाएंगे। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर बारूद में अगर धमाका होता है तो वहां इतना परमाणु ईंधन मौजूद है जिससे 5 किलोमीटर का इलाका तो आग के शोले में ही दफन हो जाएगा। अगले 50 किलोमीटर के इलाके में पारा इतना बढ़ जाएगा कि हजारों लोग झुलसने से मारे जाएंगे। 100 किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन से लोगों की मौत होगी। 250 किलोमीटर तक दम घुटने और सांस की समस्याओं से जान जाएगी और 500 किलोमीटर तक जहरीला रेडिएशन फौरन फैल जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके से तबाही सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगी। ज़ैपोरिज़िया से शुरू होने वाला रेडिएशन किसी बड़े परमाणु हथियार के इस्तेमाल से भी विनाशक साबित हो सकता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं, जो यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा प्लांट है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकला तो एक बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी। पूरे यूरोप की सांसें अटक जाएंगी। एक अनुमान है कि चेरनोबिल में हुए हादसे से भी 10 गुना बड़ी तबाही आएगी। यही वजह है कि IAEA प्रमुख अपनी टीम के साथ ज़ैपोरिज़िया में मौजूद हैं। वो उन तमाम विकल्पों पर मंथन कर रहे हैं जिससे तबाही टल सकती है। दुनिया को महातबाही से बचाने के लिए ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ज़ैपोरिज़िया में विस्फोट का चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो इसका जहर कहां कहां तक पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मारियाना वजरिन का दावा है कि रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है। रूस, यूक्रेन और पड़ोसी देशों समेत करीब 20 पश्चिमी देशों में रेडिएशन फैल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तबाही का डायरेक्शन कुदरत तय करेगा। अब तक के अनुमान के मुताबिक अगर हवा का रुख पश्चिमी रहा तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा, लेकिन हवा का रुख अगर पूर्वी हुआ तो फिर रूस समेत एशिया के कई देश भी इस महाविनाशक रेडिएशन की चपेट में होंगे। यानी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए महाविनाश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।